नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद selection.com पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन कोरोना के समय और उस आपदा के चलते ऑफलाइन क्लास संभव नहीं हो पा रही, जिससे मेरे जो खुद के छात्र थे उनको भी समस्या आ रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं यदि आप लोगों का समर्थन भरपूर रहा तो ये प्रयास हम काफ़ी आगे तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम दोस्तों आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, इन पर हमारा मुख्य फोकस होगा एवं अदर्स जो स्टेट एग्जाम हैं उन पर हमारा विशेषता फोकस होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो फोकस होगा अन्य स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट या ईपीएफओ, एफसीआई, इनमें भी हमारे द्वारा पढ़ाई हुई जीएस का भरपूर सहयोग मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे एसआई का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम है, सीपीयू या एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, इसमें भी हमारे द्वारा पढ़ाई गई कुछ फैक्ट आपको ऐसे ही रखे के रखे मिल जाएंगे यदि आपने एक फोकस के साथ हमारी क्लास को अटेंड किया तो दोस्तों, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य है यहाँ पे ऐसे छात्र जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो दूर दराज से सिटी में अच्छी कोचिंग करने के लिए नहीं आ पाने की समस्या हो, तो उनको यहाँ पे हम कम करने का प्रयास करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रयास होगा, हम जो यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट नीड होती है, जो उनका आधार होती है एनसीईआरटी, उन एनसीईआरटी को हम बेहद सरल और आसान तरीके से, एकदम साइंटिफिक तरीके से, ऐसे तरीके से जिससे आपको फिर एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको अगर आप एक नोट डाउन करोगे तो केवल उसी को बार बार रिवीजन करने से आपकी एनसीईआरटी पढ़ने की समस्या कहीं हद तक दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इसके नियमित रूप से नोट्स तैयार करने हैं, जिससे आने वाले समय में इसको बड़े अच्छे से रिवीजन किया जाए। मेरा फोकस 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास की लगभग सभी सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में कराने का है, जिससे आपको कम समय में और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ये मटेरियल प्राप्त हो जाए। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो ज्योग्राफी की 6 क्लास की जो एनसीईआरटी होगी, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी होगी उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। और हमारा जो तरीका होगा पढ़ाने का, वो प्रत्येक कंसेप्ट में से बेहतर से बेहतर कंटेंट को आपको देना होगा, जिससे कि जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊं वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी। कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के साथ मैं कुछ अदर इंपोर्टेंट जो परिभाषा या मटेरियल है वो भी साथ ही साथ आपको देता रहूं। तो दोस्तों, पहला जो चैप्टर है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, वो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका मतलब है दोस्तों सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी टॉपिक को क्लियर करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि आखिरकार हम उस टॉपिक में
किस चीज़ पर फोकस करेंगे और किस चीज़ को हमें एलिमिनेट करना है, मतलब खत्म करना है। मोस्टली सभी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना होता है, हमें केवल वही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और आयोग की उन पर निगाह होती है। तो दोस्तों, जब हम सौरमंडल में पृथ्वी को पढ़ेंगे तो इसे 3-4 भागों में तोड़कर देखेंगे और वहीं से इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर लिया जाएगा। तो मैं इसमें पहला जो टॉपिक पढ़ूंगा वो हमारा पहला टॉपिक होगा ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारियां, मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानकारी। दूसरा जो टॉपिक होगा वो ग्रहों की जानकारी, ग्रहों की जानकारी। तीसरा जो टॉपिक होगा वो सौरमंडल के बारे में जानकारी या सौरमंडल की जानकारी। दोस्तों, जो हमारा अंतिम टॉपिक होगा वो होगा ब्रह्मांड की कुछ परिभाषाएं एवं शब्दावली। ब्रह्मांड की परिभाषाएं एवं शब्दावली। तो इन 4 चीजों पर हमारा पूरा फोकस होगा दोस्तों। तो पहली होगी इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। दूसरी होगी प्लानिटरी इंफॉर्मेशन। तीसरी होगी इंफॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। जो अंतिम हमारी स्टडी होगी वो कॉस्मोलॉजिकल डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। तो इस पहले चैप्टर को जो ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी का है, इसको हम 4 भाग में तोड़कर देखेंगे। जिसमें पहला भाग होगा ब्रह्मांड के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। नेक्स्ट होगी ग्रहों की जानकारी होगी, प्लैनेटरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो सौरमंडल की जानकारी पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में ब्रह्मांड की परिभाषाएं एवं कुछ शब्दावली, मतलब कॉस्मोलॉजिकल डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। तो दोस्तों, इसमें जो हम बात करेंगे पहले वो खगोलीय पिंडों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी इसमें वो खगोलीय पिंडों के बारे में देखेंगे। क्या होते हैं खगोलीय पिंड? इंग्लिश में इसे सेलिशियस बॉडी बोलते हैं, सेलिशियस बॉडी, सेलिशियल बॉडी। तो खगोलीय पिंड में नॉर्मल सी बात हमको दोस्त याद रखनी है, हमें रटना कुछ भी नहीं है, केवल दिमाग से बातों को सोचना है। तो खगोलीय पिंड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे दोस्तों, सूर्य एवं चंद्रमा एवं तथा आसमान में या ब्रह्मांड में जो वस्तु हमें दिखाई देती है या चमकती है वो सभी क्या कहलाती हैं? वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो सिंपल उसमें बोल सकते हैं ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीजें, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीजें, जो भी चीज ब्रह्मांड में उपस्थित होगी
सभी चीजें किसमें, ब्रह्मांड में, वो सब क्या होंगे, वो सब खगोलीय पिंड होंगे। अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं आपसे, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं तो दोस्तों सन ही होगा, सूर्य, मून होगा, चंद्रमा, इसके बाद एस्टेरॉयड होंगे, एस्टेरॉयड दोस्तों क्षुद्र ग्रह, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उल्कापिंड, उल्कापिंड, ये सब क्या होंगे, ये सब खगोलीय पिंड होंगे। मीटियोरॉइड बोल सकते हो उल्कापिंड को, मीटियोरॉइड, मीटियोरॉइड्स। तो हमें सिंपल सी एक डेफिनेशन दिमाग में याद रखनी है कि आसमान में जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य उसमें शामिल होगा, चंद्रमा उसमें शामिल होगा, सभी ग्रह उसमें शामिल होंगे, उल्कापिंड उसमें शामिल होंगे, क्षुद्र ग्रह उसमें शामिल होंगे। ये सब क्या होंगे दोस्तों, ये सभी खगोलीय पिंड होंगे। सभी तारे इसमें शामिल, अगर आप सन की बात करें तो ऑल ओवर तारे की बात करें तो तारे भी खगोलीय पिंड होंगे। तो जो भी वस्तु हमें आसमान में दिखाई देती है वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो कुछ भी याद नहीं करना, केवल यही याद रखना, ब्रह्मांड में सभी चीजें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा दोस्तों वो स्टार पढ़ेंगे हम, स्टार। तो सबसे पहले स्टार के बारे में देखेंगे क्या होता है स्टार, तारे। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारे होंगे तारे, स्टार्स। तो उसमें हमें देखना होगा क्या होते हैं स्टार्स, दूसरा महत्व तो क्या है इनका, और कुछ इसके उदाहरण देखेंगे। तो स्टार की बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि वह खगोलीय पिंड, क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं, जब हमने खगोलीय पिंड पढ़े थे तो उसमें तारे थे, सन था उसमें। तो हमें जब डेफिनेशन क्लियर करनी है तो उसमें खगोलीय पिंड हम लगा सकते हैं, क्योंकि आसमान में जो भी चीज हमें दिखाई देती है वो सभी क्या होंगे, खगोलीय पिंड होंगे। तो वह खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड कौन सा खगोलीय पिंड, वह खगोलीय पिंड जो स्वयं प्रकाश देता है, स्वयं ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। अब ये किस वजह से करता है उसे हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो क्या देते हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश होगा एवं ऊष्मा होगी, और यह स्वयं ही प्रकाश एवं ऊष्मा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन एमिशन करते हैं। तो ऐसे पिंड जो स्वयं ही ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वो सभी तारे कहलाते हैं। आकार में काफी बड़े होते हैं। अगर आपसे आकार की बात पूछे तो आकार में क्या होंगे, लार्ज, बड़े होंगे, बिग साइज होगा इनका। अगर इसकी नेचर के बारे में देखें, इनकी प्रकृति के बारे में देखें तो ये प्रकृति में गर्म होती हैं, अत्यधिक गर्म। अगर इसके हम प्रकृति की बात करें तो गर्म होती हैं, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म होती हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि स्टार्स क्या होते हैं तो आपको बताना होगा कि आवन हीट एंड लाइट एमिट इन लार्ज अमाउंट, मतलब ऐसे पिंड जो स्वयं ही ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों ये जो ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वजह से इनमें संभव हो पाती है, क्योंकि तारे ऊंचाई में काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैस होने की वजह से ये भी काफी ऊंचाई तक राइज कर जाती है। जब ये काफी ऊंचाई तक राइज कर जाती है तो वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करती है, जिसकी वजह से ऊष्मा एवं प्रकाश तारों में संभव हो पाता है, जिसे डिटेल में सन आने पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमें क्या पढ़ना है कि तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊष्मा होती है, ये स्वयं ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, आकार में काफी बड़े होते हैं। प्रकृति क्या है इनकी कि ये अत्यधिक गर्म होते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ा हमने दोस्तों,
कि ये वेरी हॉट एंड वेरी लार्ज, काफी बड़े होते हैं। तो अब जीता जाता एग्जाम्पल है इसका, जैसे हम बोल सकते हैं सन। तो सन हमारे मतलब पृथ्वी के सौरमंडल का मुखिया है, एकमात्र तारा है। तो इसे क्या बोल सकते हो? सौर मंडल का मुखिया। तो हमने क्या पढ़ा स्टार में? हमने स्टार में पढ़ा ये होते क्या है, उसके बाद हमने उसका एग्जाम्पल देखा। अब इसमें जो लास्ट में हमें देखना है, वो लास्ट में हमें इसके महत्व को देखना है। तो दोस्तों तारे, अगर हम स्पेशल अपने पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर जीवन तारे की वजह से ही संभव है। तारे की वजह से ही संभव है। वो कौन सा तारा है दोस्तों? वो है सूर्य। अगर सूर्य नहीं होता सौरमंडल में तो दोस्तों एक अभिक्रिया सुनी होगी आपने, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की वजह से ही पादप आए, ऑक्सीजन मिली है और जीवों का जीवन संभव हो पाया है। तो स्टार्स में आपने जो पढ़ा वो उतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट इससे आगे जो हम बात करेंगे दोस्तों वो होगा तारामंडल। हम एकदम से एनसीईआरटी के ही आधार पर आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और क्रम से एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। तो पहले हमने पढ़ी थी खगोलीय पिंड, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा तारा, तीसरा पढ़ते हैं तारामंडल। तारामंडल दोस्तों इसी को प्राचीन काल में एक और नाम दिया जाता था। प्राचीन काल में एक और नाम दिया जाता था जिसे बोलते थे नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल आधुनिक काल का नाम नहीं है, नक्षत्र मंडल जो है वो प्राचीन काल का नाम है। तो इसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिलेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये होता क्या है इसके बारे में हमें पहले जानकारी देखनी है, मतलब क्या होता है। दूसरा इसके बारे में जो पढ़नी है, इसका स्टडी कहाँ की जाती है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमें इसमें पढ़ना है दोस्तों, इसके महत्व को पढ़ना है दोस्तों, कुछ इसके उदाहरण पढ़ने हैं, कुछ इसके उदाहरण पढ़ने, उससे ही हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसमें भी थोड़ी सी जो जानकारी देखी वो ये देखी, तारामंडल को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं और प्राचीन काल में इसे नक्षत्र मंडल भी कहा जाता था। अब ये होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं ना विभिन्न प्रकार के जितने भी तारे होते हैं उनका जो समूह होता है वो किसी न किसी एक निश्चित आकृति में या निश्चित आकृति को संपन्न करता है। वो आकृति सामान्य भी हो सकती है, वो आकृति ज्यामितीय भी हो सकती है, उसी को तारामंडल कहा जाता है। दोस्तों अगर हम इसे पढ़े तो बोल सकते हो विभिन्न तारों के समूह द्वारा जो आकृति या ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है, वही क्या कहलाती है, वही तारामंडल कहलाती है। बहुत सारे तारे होंगे, किसी न किसी आकृति या ज्यामितीय आकृति की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। जैसे ये आकृति दोस्तों लीनियर हो सकती है, मतलब रेखीय हो सकती है। ये आकृति दोस्तों ट्राइगोनल हो सकती है, मतलब त्रिभुजाकार हो सकती है। टेट्राहेड्रल हो सकती है, मतलब चतुर्भुजाकार की हो सकती है। तो जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इसकी स्टडी कहाँ की जाती है, तो दोस्तों इसकी स्टडी खगोल शास्त्र में की जाती है। खगोल शास्त्र के अंतर्गत हमें तारामंडल के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अभी तक जो हमें
लगभग तारों की जानकारी मिली है, तो वो लगभग 89 तारामंडल के बारे में जानकारी मिली है। तो तारामंडल के अगर हम कुछ एक उदाहरण देखें तो उनमें से हम कुछ एक उदाहरण देखेंगे, जैसे अर्सा मेयर, या इसी को बोलते हैं बिग बेयर। दूसरा जो देखेंगे इसमें तो वो सप्तऋषि तारामंडल, या अगला जो देखेंगे वो कैसियोपियो बोलते हैं, कैसियोपियो, ये भी एक तारामंडल होता है। तो यदि मैं इसमें अर्सा मेयर की ही बात करूं दोस्तों, तो इसकी आकृति कुछ इस तरह की है। तो कुछ इस तरह की आकृति है इसकी। तो मैंने आपको बोला था कि आकृति लीनियर भी हो सकती है, आकृति त्रिभुजीय भी हो सकती है, मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है। ये 7 तारों का समूह है, 7 स्टार्स ग्रुप। ये 7 तारे एक लीनियर फॉर्म में एडजस्टमेंट किए हुए हैं। वहीं अगर मैं सप्तऋषि की बात करूं तो ये सबसे फेमस तारामंडल है। ये एसएससी में पूछ लिया गया है, एसएससी में से पूछ लिया गया है। तो मैंने बोला था आपसे, हमारा उद्देश्य फोकस जो होगा वो यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम के लिए होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नॉर्मल जो एग्जाम आते हैं उनसे संबंधित कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे, जो आपके किसी भी नॉर्मल एग्जाम के लिए भी काफी जरूरी होते हैं। अगर मैं कैसियोपियो तारामंडल की बात करूं तो दोस्तों इसकी जो आकृति होती है या तो बोल सकते हो उल्टा एम, या बोल सकते हो डब्ल्यू। जैसे एक मैं आकृति फॉर्मेशन करता हूं, कुछ इस तरह की आकृति है इसकी। ये किसकी आकृति है? ये कैसियोपियो की आकृति है। तो हमने तारामंडल में सबसे पहले क्या पढ़ा, क्या होता है तारामंडल। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के तारे होंगे या कुछ तारे होंगे जो एक निश्चित आकृति को बना रहे होंगे, उसी को हम तारामंडल कहते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, इसमें ये आवश्यक नहीं होता कि ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे होंगे, ये आवश्यक नहीं होता ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल से बॉन्डेड होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। इसी में एक और टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है जिसे हम बोलते हैं तारागुंज, मतलब स्टार क्लस्टर। एक और इससे भिन्न आकृति होती है जिसे हम बोलते हैं तारागुंज। या इसे हम बोल सकते हैं स्टार क्लस्टर। तो दोस्तों ये भी विभिन्न तारों की आकृति ही होती है, विभिन्न तारों के द्वारा बनाई हुई आकृति होती है, लेकिन इसमें फर्क इतना होता है कि ये जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधन होती है, ये गुरुत्वाकर्षण से बंधन है। इस चीज को आपको याद रखना है। बाद बाकी तो इसकी भी विभिन्न तारों द्वारा एक शेप होती है। तो दोस्तों हमने तारामंडल में जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि इसकी स्टडी जो की जाती है वो खगोल शास्त्र में की जाती है। अब तक लगभग 89 तारामंडल के बारे में जानकारी है। प्राचीन काल में इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। प्राचीन काल के कुछ तारामंडल भी हैं, जैसे मृगशीर्ष एक तारामंडल है प्राचीन काल का, जिसका नाम ले सकते हो बाई चांस अगर पूछ ले, मृगशीर्ष। या इसे हम बोल सकते हैं शिकारी तारामंडल। इसके नाम शिकारी तारामंडल, या बोल सकते हो ओरायन। तो प्राचीन समय के कुछ तारामंडल हैं। तो अभी आपको जो ध्यान रखना होगा, ये तो ऐसे ही नाम दे दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें
तो तारामंडल के नाम ऐसे ही नहीं दिए जाते। तारामंडल की एक संस्था है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ। एक संस्था है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ। जब तक इस संस्था की सहमति नहीं होगी दोस्तों, किसी भी तारामंडल को नाम नहीं दिया जाएगा। यदि हम बात करें अर्सामियर की, यदि हम बात करें सप्तऋषि की, यदि हम बात करें कैसियोपियो की, तो ये अंतरराष्ट्रीय खगोल संस्था द्वारा या संघ द्वारा ही इनके नाम को निर्धारित किया जाता है। अब दोस्तों हम जो लास्ट तारामंडल में है वो है इसका महत्व क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका महत्व रात में दिशा के निर्धारण के लिए, दिशा के निर्धारण के लिए। अब ये कैसे दिशा का निर्धारण होगा, तो एक तारा है जिसे हम नाम बोलते हैं उत्तरीय ध्रुव तारा। नॉर्मली सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे इसे। तो उत्तरी ध्रुव तारा के बारे में अगर हम जानकारी थोड़ी अच्छी लेना चाहते हैं, एनसीईआरटी से हटके लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ग्लोब का भी यूज करते हैं दोस्तों। तो देखो ये ग्लोब है मेरे हाथ में, इस ग्लोब में ठीक बीचों बीच ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिन्हें हम गोलार्ध कहते हैं, जिन्हें हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे वाला वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो दोस्तों जहां हम उत्तरी ध्रुव तारे की बात कर रहे हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध के ठीक ऊपर निकलता है। मान के चलिए मैं मान लेता हूं ये उत्तरी ध्रुव तारा है। तो यहां हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ के देश में रहने वाले लोगों को ये उत्तरी ध्रुव तारा दिखाई नहीं देगा। तो हमें ये स्पष्ट करना है कि उत्तरी ध्रुव तारा केवल उत्तरी ध्रुव पर बसे देश और बसे लोगों उत्तरी उत्तरी जो गोलार्ध है उस उत्तरी गोलार्ध पर रहने वाले देशों के लोगों को ही दिखाई देते हैं। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले आज तो मशीन है, तकनीकी है, तो दिशा का निर्धारित कर लिया जाता है, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके लिए भारत में भी उत्तरी ध्रुव तारे का यूज दिशा के निर्धारण के लिए किया जाता था। वो कैसे करते थे, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत लगभग 8 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है। तो इसका मतलब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो भारत उत्तर में पड़ता है, तो भारत आसानी से इसका यूज कर सकता है रात्रि में दिशा निर्धारण के लिए। तो क्या होता था इसमें कि जैसे मैं खड़ा हो गया यहाँ, तो मेरे जो ऊपर उत्तर में होगा वो ध्रुव तारा दिखाई देगा मुझे, तो मैं दिशा को निर्धारित कर दूंगा कि ये जो दिशा है सामने वाली ये उत्तरी ध्रुव है, तो इसके ठीक उत्तरी दिशा है, और इसके ठीक विपरीत कौन सी दिशा होगी, दक्षिणी दिशा होगी, और लेफ्ट पश्चिमी और राइट पूर्वी दिशा। इस तरीके से हम ध्रुव तारे के महत्व को जान सकते हैं कि प्राचीन काल में इसका बेहद ही महत्व होता था। विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट टूल्स या विदाउट एनी अदर सिस्टम के अलावा हम केवल नॉर्थ पोलर स्टार्स के माध्यम से ही डायरेक्शन को इवैल्यूएट कर पाते थे, मतलब उसका निर्धारण कर पाते थे। तो ये हमने पढ़ा तारामंडल के बारे में, तारामंडल के महत्व के बारे में, इसकी स्टडी कहाँ की जाती है उसके बारे में, कुछ प्राचीन तारामंडल के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि तारामंडल का गुरुत्वाकर्षण से बॉन्डिंग होना कोई भी आवश्यक नहीं होता है। महत्व को पढ़ा, कुछ पुराने तारामंडल को पढ़ा, नए तारामंडल को पढ़ा। हमने ये भी क्लियर करने की कोशिश की कि तारामंडल के अलावा एक टर्म मैंने पढ़ाया था तारागुंज। तारागुंज दोस्तों मैंने ये बताई थी सिस्टम तारामंडल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण से बंधन होगा, ये आवश्यक होता है इसमें, लेकिन तारामंडल में ये आवश्यक नहीं होता है। तो हमने ये बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा सन, क्योंकि हमने स्टार को क्लियर कर लिया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम सन को पढ़ेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ दोस्तों। तो सन में हम दोस्तों पढ़ेंगे कि सन होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है सन की, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी कुछ
फीचर देखेंगे। तो दोस्तों सन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सूर्य, सन के जब बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक चीज स्पष्ट दिखाई देती है या समझ आता है कि जो हमारा सौरमंडल है, उस सौरमंडल का मुखिया कौन है? सन है। और यही मुखिया उस सौरमंडल में जो ऊष्मा और प्रकाश है उसका एकमात्र स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स। कौन होगा? ये सूर्य होगा। तो हमने इसमें ये जानने की कोशिश करी कि सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सन होता है, जो सौरमंडल में एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों अगर हम इसके आकार की बात करें तो यह विशाल आकार का होता है। तब ये तारा है तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, तारे होते हैं दोस्तों, ये तारा है सौरमंडल का एकमात्र तारा, बोल सकते हो सौरमंडल का एकमात्र तारा। अब जब ये तारा है तो ये बना किससे होगा? तो ये गैसों से बना होगा। अब वो मुख्यतः गैस कौन सी होंगी? तो वो गैसें होंगी हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका जो आकार होगा तो आकार विशाल लार्ज होगा, काफी लार्ज। तो हम इसकी बात करें कि जो सूर्य होता है वो सौरमंडल का एकमात्र तारा होता है, जो उसमें ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत होता है, अल्टीमेट स्रोत बोल सकते हो उसे, जो आकार में काफी विशाल होता है। अब ये ऊष्मा और प्रकाश आता कहां से है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक अभिक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हल्की गैस है, काफी ऊंचाई तक राइज कर जाती है। तो सन में जो केंद्र होता है उस केंद्र में मैक्सिमम हाइड्रोजन के भंडार होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करती है? संलयन का मतलब होता है एकत्रित होना, इकट्ठा हो जाना। तो ये हाइड्रोजन के तीन इसके आइसोटॉप्स होते हैं, इसके तीन समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, मतलब तीन रूप में हाइड्रोजन हमें दिखाई देती है, एक तो 1s1, एक 1s2 और एक 1s3। मेरा कहने का मतलब हाइड्रोजन है लेकिन इसके रूप अलग अलग हैं। तो इनमें से कोई भी परमाणु आपस में इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के रिएक्शन करेंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करेंगे और उसके द्वारा हीलियम बनाएंगे, जिसके कारण ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जैसे दोस्तों 1s1 और 1s3 ये आपस में संलयित होंगे और संलयित होकर बनाएंगे 2He4 प्लस अपरिमित ऊर्जा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होते तो एक एल्फा कण बनाते हैं। इस हीलियम परमाणु को दोस्तों इसे नाम देते हैं हीलियम परमाणु, या हम इसे बोल सकते हैं एल्फा पार्टिकल्स भी इसे बोल सकते हैं। तो या तो 1s1 1s2 दोनों आपस में मिलकर के हीलियम बना देंगे और हीलियम बनने के बाद जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी वो विशाल मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होगी, जिसे आज हम सूर्य के ताप के रूप में देख सकते हैं, सूर्य की ऊष्मा के रूप में देख सकते हैं। जितना भी रिफ्लेक्ट होता है वो इसी अभिक्रिया के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी नेक्स्ट फॉर्म देखें तो 1s2 प्लस 1s2 ये दोनों आपस में संलयित हो सकते हैं, तभी देखो 2He4 ही बनाएंगे प्लस अपर में ऊर्जा बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों
तो 1H1 प्लस, मतलब इस तरीके से नॉर्मली अभिक्रियाएं होंगी, जिससे जिन अभिक्रियाओं को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, जिनके साथ उत्पाद के रूप में या कॉन्सिक्वेंस के रूप में अल्फा कट निकलेगा, जिसे हम हीलियम परमाणु बोलते हैं, और उसके साथ साथ अपरिमित मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। तो हमने दोस्तों पढ़ा कि जो सूर्य होता है वो सौरमंडल का मुखिया होता है, ऊष्मा और प्रकाश का एक अल्टीमेट स्रोत होता है। ये सौरमंडल का एकमात्र तारा है जो गैसों से बना हुआ है, गैस कौन सी, हीलियम और हाइड्रोजन गैस है। इसका आकार विशाल है, हमने बताई थी। ये ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो ये नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से करता है। अब हम अगर बात करें दोस्तों, इसे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। तो ये होता कहाँ है, तो हम बोल सकते हैं इसकी अगर अवस्थिति के बारे में बात करें तो बोल सकते हो अवस्थिति सौर मंडल के केंद्र में। तो ये कहाँ पे होता है दोस्तों, ये सौर मंडल के केंद्र में होता है। दूसरी अगर हम ऑल ओवर बात इसकी देखें तो हम देखेंगे कि सूर्य जो होता है जिसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड राउंडिंग मतलब चक्कर लगाते हैं, चक्कर, उनकी डायरेक्शन भिन्न भिन्न होगी। कुछ पिंड क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ पिंड एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये हमने सन को पढ़ा। सन की इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर जो प्राणी जगत और पादप जगत के लिए जीवन संभव हो पाया है वो सूर्य की वजह से हो पाया है। हमारी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है वो भी लगभग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे एवं अन्य वनस्पतियां हमको ऑक्सीजन देती हैं। क्योंकि सन नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती। तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं, अगर इसकी हम इंपोर्टेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता, O2 का उत्सर्जन, जिससे प्राणी जगत का जीवन क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। तो सन की इंपोर्टेंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो सन से ही रिलेटेड टॉपिक होगा, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, और जिसका नाम होगा सौरमंडल, जिसका नाम होगा सौरमंडल। तो सौरमंडल के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो सौरमंडल को यदि हम इंग्लिश में देखें तो इसे सोलर सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम, सोलर क्या होता है सोलर सिस्टम, तो हम बोल सकते हैं सन के चारों ओर या सन के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उसके चारों ओर जितने भी खगोलीय पिंड राउंडेड होते हैं, चक्कर लगाते हैं, उस पूरी व्यवस्था को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह भी होते हैं, वो भी राउंडेड घूमते हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं ग्रहों के साथ। फिर कुछ ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं, वो भी राउंडेड घूमते हैं। फिर कुछ ग्रहों के बीच में उल्कापिंड हैं, वो भी चक्कर लगाते हैं। फिर उसी सौरमंडल में एक बोल सकते हैं सौरमंडल की सीमा पर एक कुपियर बेल्ट होती है, जो कुछ आइस पार्टिकल की बेल्ट होती है, कुछ मात्रा में उसमें डस्ट पार्टिकल भी मिल सकते हैं। उससे जो सौरमंडल की जो अंतिम सीमा है वो बंधी होती है, जिसे हम ऑरेट क्लाउड बोलते हैं। तो सौरमंडल में विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जिसे हम बारी बारी से
डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सौरमंडल में सबसे पहले अगर हम देखें तो उसके मुखिया को ही देखेंगे, सन। सौरमंडल में सबसे पहले सन होगा, जिसके चारों ओर सबसे नजदीक जो ग्रह होगा वो बुध होगा। फिर उससे दूरी पर शुक्र होगा दूसरे नंबर पर। फिर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो दोस्तों पृथ्वी होगी। फिर हम नेक्स्ट बात करें चौथे नंबर पर तो मंगल होगा। फिफ्थ नंबर पर अगर हम दोस्तों बात करें तो बृहस्पति होगी, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो वो शनि होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो अरुण होगा। और लास्ट अगर हम बात करें तो वो वरुण होगा। तो सौरमंडल में जो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से, या हम बोल सकते हैं खिंचाव बल के कारण, मतलब पुलिंग फोर्स के कारण जो ग्रहों की व्यवस्था है उसी को हम सौरमंडल कहते हैं। तो संघ ये सभी ग्रह दूरी के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। अगर मैं बात करूं कि सन के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है तो बुध ग्रह है। अगर मैं बात करूं कि उससे आगे कौन सा ग्रह है तो शुक्र ग्रह है। तीसरा दूरी में कौन सा ग्रह है, पृथ्वी है। चौथा अगर मैं बात करूं तो मंगल है। नेक्स्ट बात करूं तो मैं बृहस्पति है। उससे अगला बात करूं तो शनि है। उससे अगला बात करूं अरुण है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वरुण ग्रह पड़ता है। दोस्तों इसी में अगर मैं बात करूं आपसे तो इसके लास्ट यह इस तरह की एक बेल्ट होती है जिसे हम बोलते हैं कूपियर बेल्ट, जिसे हम बोलते हैं कूपियर बेल्ट, कूपियर बेल्ट। ये आइस पार्टिकल की बनी होती है, आइस बर्फ के कण, बर्फ के कण। इससे या हम बोल सकते हैं सौरमंडल की सबसे अंतिम सीमा जो होती है वो मैं इसे यहां डिफाइन कर दे रहा हूं दोस्तों। तो इसे हम बोलते हैं ऑरट क्लाउड, ऑरट क्लाउड, ऑरट क्लाउड। तो ये बोल सकते हैं सौरमंडल की सबसे अंतिम सीमा कौन सी है। तो सबसे अंतिम सीमा है दोस्तों ऑरट क्लाउड। बुध की अगर हम बात करें तो इसे मरकरी बोलते हैं, मरकरी। इसे दोस्तों वीनस बोलते हैं, इसे अर्थ बोलते हैं, इसे मार्स बोलते हैं, इसे जुपिटर बोलते हैं, जुपिटर। इसे सैटर्न बोलते हैं, इसे दोस्तों इसे नेपच्यून बोलते हैं। तो दोस्तों मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेक्स्ट यूरेनस और नेपच्यून। सॉरी यूरेनस लिखा नहीं है, यूरेनस है ना। और नेक्स्ट नेपच्यून। 2006 से पहले सूर्य के सौरमंडल में एक ग्रह और था जिसका नाम प्लेटो था, लेकिन उसे 2006 के बाद निकाल दिया गया है। उसके निकालने का कारण दोस्तों यह माना जाता है सामान्यतः कि प्लेटो जो था वो ग्रहों की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता था। जो मुख्यतः 3 शर्तें थी। पहली शर्त, ग्रह लगभग आकार में गोल होना चाहिए, प्लूटो इरेगुलर था। दूसरी, ग्रह जब सन के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो अपनी ही निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, वो ऑर्बिट दीर्घवृत्ताकार हो सकती है। ऐसा भी नहीं था, ये माना जाता था कि मान लो यहाँ प्लूटो है तो ये प्लूटो जो था वो वरुण की ऑर्बिट, वरुण जो ग्रह है इसकी ऑर्बिट को काटता था। जब ये वरुण की ऑर्बिट को काटेगा तो इसकी कक्षा एक निश्चित नहीं हो सकती। तो लगभग ग्रह की
शर्तों को ये पूरा न कर पाने की वजह से 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्था ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था और इसका नाम रख दिया था बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। तो आज अगर हम प्लूटो के बारे में बात करें तो प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सन के बारे में थोड़ी सी और बात करूं तो सन सौरमंडल के लिए इसीलिए भी आवश्यक होता है कि फोटोवोल्टिक दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा शायद, एक सेकंड। हाँ, सन जो होता है वो फोटोवोल्टिक तकनीकी द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो आने वाले समय में या वर्तमान में भी बोल सकते हो, हमें नवीनीकरण ऊर्जा की बेहद आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ समय बाद हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं वो खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तब हमें आवश्यकता होगी गैर परंपरागत स्रोत, जैसे बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो सन उसमें एक बेटर तरीके से हमारे लिए लाभकारी होगा। तो अगर आपसे दूरी के क्रम में पूछता है तो ये इनकी एक्यूरेट दूरी है। यदि मैं इनके राउंडेड के बारे में बात करूं या कुछ और नॉर्मल बात करूं तो दोस्तों बुध से लेकर के और मंगल तक ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह का मतलब ये चट्टानी ग्रह होंगे। चट्टानी ग्रह होंगे तो इनका घनत्व क्या होगा दोस्तों? मैक्सिमम होगा, घनत्व तो ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर हम इन ग्रहों की बात करें बृहस्पति से लेकर तो ये दोस्तों बाह्य ग्रह होंगे। बाह्य ग्रह या बोल सकते हो गैसीय या तरल नेचर के हुए। ये विभिन्न प्रकार की गैसों के बने होंगे। हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, अन्य गैसें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे आंतरिक ग्रह क्या होते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह होते हैं। यदि मैं पृथ्वी और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की बात करूं तो ये बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, और यही अगर मैं एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, और वो टॉपिक होगा कि जो बुध होता है वो सन के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, तो सन के चारों ओर बुध को चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन, सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। वहीं अगर मैं इसकी खुद की ऑर्बिट पर इसे चक्कर लगाने में 59 डेज लगते हैं। इसकी खुद की ऑर्बिट पर इसे चक्कर लगाने में 59 डे लगते हैं। यदि मैं शुक्र की बात करूं तो इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 255 दिन लगते हैं। वहीं अपने परिक्रमा पर चक्कर मतलब अपनी ध्रुव पर अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं। 243 दिन अपनी ही अक्ष पर और 255 दिन सन, ये SUN सन के चारों ओर 255 दिन में शुक्र चक्कर लगाता है और खुद की अक्ष पर ये 243 दिन में चक्कर लगाता है। पृथ्वी की दोस्तों सभी को पता होगी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में घूम जाती है। वहीं खुद की दूरी पर 24 घंटे में, या 1 डे कह सकते हो, एक दिन कह सकते हो दोस्तों। तो बुध 88 दिन में सूर्य के चक्कर लगाता है, 59 दिन में अपने चक्कर लगाता है। शुक्र सूर्य का 255 दिन में चक्कर लगाता है, खुद का चक्कर 243 दिन में लगाता है। पृथ्वी की सभी को पता होती है 365 से 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और खुद के जो अक्ष पर घूमती है वो 1 दिन लगता है उसे। वहीं मैं अगर मंगल की बात करूं तो मंगल 687 दिन में खुद का चक्कर सूर्य के चारों ओर घूमता है, 687 दिन में।
सूर्य के चारों ओर घूमता है, सन के चारों ओर घूमता है। और अपनी बात करें तो वनडे, एक दिन, पृथ्वी की तरह मंगल भी अपनी अक्ष पर एक दिन में घूमता है। बृहस्पति की बात करूं तो 11 साल 11 माह, बृहस्पति 11 साल 11 माह में सूर्य के चारों ओर घूमता है। और अपनी अक्ष पर बात करें तो ये मात्र 9 घंटे 56 मिनट लेता है, मात्र 9 घंटे 56 मिनट लेता है। तो बृहस्पति 11 साल 11 माह में सूर्य के चारों ओर घूमता है। एक चक्कर लगाने में उसे 11 साल 11 माह लगती हैं। वहीं जुपिटर की बात करें, अपने ही अक्ष पर बात करें तो 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। वहीं शनि की अगर मैं बात करूं तो 29 साल 5 महीने के करीब लेता है। 29 साल 5 महीने, 29 साल 5 मंथ माह ये सन के चारों ओर घूमने में टाइम लेता है। 29 साल 5 महीने सन के चारों ओर घूमने में टाइम लेता है। वहीं इसकी खुद की ऑर्बिट की बात करोगे तो लगभग ये 1.25 घंटे या मान के चल सकते हो 1 घंटा 40 मिनट में ये खुद की कक्ष पर घूम सकता है। अरुण की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये लगभग 144 सॉरी दोस्तों, सॉरी नहीं 144 साल लेता है। और इसकी हम बात करें तो ये अपनी सूर्य के चारों ओर घूमने में 164 वर्ष 164 साल लेता है। तो इस तरीके से ये तो हम देख सकते हैं ग्रह दो तरीके से गति करते हैं। एक तो सूर्य के चारों ओर, तो बोल सकते हैं सूर्य सभी ग्रहों के केंद्र में उपस्थित है। एक ये खुद ही अपनी ऑर्बिट पर सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण गति कहते हैं। खुद की ऑर्बिट पर लगाते हैं तो उसे परिभ्रमण बोलते हैं। तो इन गतियों को हमने बारी बारी से पढ़ा। और सौरमंडल में अगर हम पृथ्वी की डिस्टेंस की बात करें तो ये 150, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की अगर मैं बात करूं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की अगर हम बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख किलोमीटर होता है दोस्तों। 1 मिलियन बराबर 10 लाख किलोमीटर होता है। वहीं मैं बुध की दूरी की बात करूं, बुध सूर्य से बुध, और डिस्टेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, डिस्टेंस डी बुध की 58 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य से बुध की दूरी 58 मिलियन किलोमीटर होती है। वहीं सूर्य से शुक्र की दूरी की बात करें तो 108 मिलियन किलोमीटर होती है। 108 मिलियन किलोमीटर होती है डिस्टेंस, 108 मिलियन किलोमीटर होती है, दिखाई दे रहा है 108 मिलियन किलोमीटर होती है। वहीं पृथ्वी की हम बात करें तो 150 किलोमीटर होती है। वहीं मंगल की बात करें तो 228 किलोमीटर होती है। मंगल की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस 228 मिलियन किलोमीटर, एम मतलब मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख किलोमीटर के होता है। तो वहीं हम बृहस्पति की बात करें तो 778 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर, 778 मिलियन किलोमीटर। वहीं अगर मैं शनि की डिस्टेंस की बात करूं तो दोस्तों 1427 मतलब 1427 मिलियन किलोमीटर होती है। अरुण और वरुण ये सबसे लास्ट में होते हैं। एक 2869 किलोमीटर, एक 4496 किलोमीटर होता है। एक की डिस्टेंस 2897 किलोमीटर, 2897 सॉरी मिलियन किलोमीटर बोलोगे, 2897 किलोमीटर। और एक की अगर 97 या 69 लगभग, और एक इसकी अगर बात करें तो इसकी 4496 मिलियन किलोमीटर होती है वरुण की। तो वरुण सबसे लास्ट में है। तो इनकी दूरी को हमने आसानी से पढ़ा। अगर हम सन से बुध की दूरी की बात करें तो ये 58 मिलियन किलोमीटर होती है। शुक्र की बात करें तो 108 मिलियन किलोमीटर होती है। पृथ्वी की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर होती है। वहीं हम मंगल की बात करें तो दोस्तों 228 मिलियन किलोमीटर होती है। वही बृहस्पति की बात करें 778 किलोमीटर होती है। वहीं हम शनि की बात करें तो 1427 किलोमीटर होती है। वहीं वरुण की बात करें तो 2869 किलोमीटर होती है। लास्ट जो होता है वो वरुण ग्रहण होता है जिसकी डिस्टेंस 4496 मिलियन किलोमीटर होती है। तो समझ में ये आता है दोस्तों कि ये जो सौरमंडल है वो काफी जटिल है। इसमें विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं,
फिर इनके उपग्रह, जैसे हम अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। वहीं हम बात करें मंगल के उपग्रह जैसे फीबोस है, बृहस्पति की बात करें ज्ञानवीर वगैरह, शनि और इन सब के क्या है, उपग्रह हैं। सौर मंडल में एकमात्र ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, जिसे बोलते हैं बुध। तो बुध के बारे में देखोगे दोस्तों तो इसका कोई उपग्रह नहीं होता, इसका कोई उपग्रह नहीं होता। और जब पास में है तो दोस्तों इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर शुक्र ग्रह की इंट्रोडक्शन की बात करूं दोस्तों तो इसे लाल ग्रह कहते हैं, सॉरी इसे गर्म ग्रह कहते हैं, गर्म ग्रह। ये पृथ्वी के लगभग समान होता है, इसीलिए इसे जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, जुड़वा ग्रह। थोड़ा चमक होती है इसमें, इसीलिए इसे भोर का तारा भी बोलते हैं। लगभग ये माना जाता है लगभग 93%, 93%, या बोल सकते हो 93 से लेकर 96, 93 to 96% इस पर CO2 होता है। अब ये बात आती है CO2 आता कहां से है, तो ये CO2 जो आता है दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा क्या, तो ये होती है 96% CO2। अब ये CO2 आती कहां से है, तो यहां ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वोल्केनो इरप्शन यहाँ बड़ी मात्रा में होता रहता है, उसी वजह से यहाँ CO2s का एमिशन होता है। तो बोल सकते हैं किस ग्रह पर मैक्सिमम ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए वीनस। किस ग्रह पर सबसे ज्यादा CO2 मिलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए वीनस, ठीक है। और किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, तो आपका आंसर होना चाहिए बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता। अब नॉर्मल चीज यहाँ जो हम लास्ट बात करेंगे वो बेहद इंपोर्टेंट होगी, तो वो बात होगी दोस्तों, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा मैं बता दूंगा और थोड़ा सा और इसमें एक दो पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों वो है क्षुद्र ग्रह, यहीं से यहीं मैं उसे डिस्कस किए दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखो जुपिटर और मार्स के बीच, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो पश्चिम से पूर्व रोटेट कर रहे होते हैं, जो पश्चिम से पूर्व रोटेट कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पेशल बता रहा हूं, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो पश्चिम से पूर्व गति कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं सूर्य के चारों ओर। तो पूछ सकते हैं क्या क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड बोलते हैं इंग्लिश में से, एस्टेरॉइड बोलते हैं, एस्टेरॉइड। तो आपसे पूछे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं तो बता देना। ये भी डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, आइस पार्टिकल हो सकते हैं, थोड़े बहुत चट्टानी टुकड़े भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ये पश्चिम से पूर्व रोटेट कर रहे होते हैं सूर्य के चारों ओर। स्पेशल जो एक बात और इसमें बतानी होगी मुझे वो ये होगी दोस्तों, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। जैसे सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वही अगर शुक्र और अरुण ग्रह की बात करें, यूरेनस की बात करें, तो यहाँ सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन दो ग्रह मतलब विपरीत दिशा में, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे होते हैं। क्षुद्र ग्रह को भी ऊपरी पड़ जाए मंगल और बृहस्पति के बीच में। एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, खगोलीय उल्कापिंड, इनके अलावा इनसे आगे बृहस्पति के पास यहाँ इस तरीके से कुछ चट्टानी टुकड़े होते हैं, कुछ चट्टानी टुकड़े होते हैं जिनको हम उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड
तो दोस्तों सौरमंडल में हमने बहुत डिटेल में क्लियर किया। हमने सौरमंडल में पढ़ा कि सौरमंडल जो ये सभी ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों को ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की वजह से बांधे हुए हैं, जिसे हम पुलिंग फोर्स भी कहते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। तो उनकी वजह से ये एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं। इस व्यवस्था को ही हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के अंतिम ग्रह वरुण के पास कुपियर बेल्ट होती है और सौरमंडल की अंतिम सीमा में ओरट क्लाउड होते हैं। तो ये हमने सौरमंडल को बड़ी डिटेल से पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि सौरमंडल में जो इसे मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। तो हमने ये भी पढ़ा कि जो सौरमंडल है वो उसमें तारे, उसमें ग्रह, उसमें उपग्रह, उसमें खगोलीय पिंड, उसमें उल्का पिंड, उसमें क्षुद्र ग्रह, इनसे सौरमंडल मिलकर बना होता है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले 9 ग्रह काउंट किए जाते थे। प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं। तो और भी बौना ग्रह हैं, लेकिन प्लूटो को इसीलिए हटा दिया गया कि सामान्यतः ये मानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी ग्रेविटेशनल है उसका केवल 7% प्लूटो ग्रह पर ग्रेविटेशनल पाया जाता है। इसका मतलब वो अपनी ऑर्बिट में नियंत्रित नहीं रह सकता, इसीलिए वो वरुण की ऑर्बिट में या अन्य ग्रह की ऑर्बिट में घुसता रहता था, मतलब वहां प्रवेश कर जाता था, इरेगुलर ऑर्बिट बनाता था, इसीलिए उसे हटा दिया गया है। अगर मैं ऑर्बिट बोल रहा हूं तो ऑर्बिट शब्द का मतलब है जो सन के चारों ओर, ऑर्बिट मतलब सन के चारों ओर जिस स्थान पर, जिस निश्चित स्थान पर या जिस निश्चित रास्ते पर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे ऑर्बिट कहा जाता है, उसे कक्षा कहा जाता है। तो हमने तारामंडल को सौरमंडल को हमने विशेषता डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट हम जो अगले टॉपिक पढ़ेंगे इसमें एक दो फैक्ट बताऊंगा मैं कि जो खगोलीय पिंड होती है, मान के चलिए सन है और यहाँ अर्थ है, तो दो खगोलीय पिंडों के जो बीच की